प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि इस नाटक में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, शिखर स्वामी और मंदाकिनी इत्यादि प्रमुख पात्र हैं। और शकराज है वो गुप्त शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है और रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है कि अगर वो उन्हें उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामिनी को दे दें और इसके साथ अन्य दासियों को भी उनके सामंत कुमारों के लिए उपहार में दे दे तो वो संधि करने के लिए तैयार है। तो रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि अगर तुम वहाँ चली जाओ तो हमारे गुप्त साम्राज्य की रक्षा हो सकती है। तो ध्रुव स्वामिनी अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है और इतने में ही चंद्रगुप्त आता है और चंद्रगुप्त यह सुनकर दंग रह जाता है कि रामगुप्त ऐसा क्या कहें शर्मिंदा करने वाला कार्य करने जा रहा है। तो चंद्रगुप्त स्वयं कहता है कि ध्रुव स्वामिनी के वेश में मैं स्वयं जाऊंगा शकराज के शिविर में। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ध्रुव स्वामिनी उनको कहती है कि मैं मेरे वेश में अर्थात ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण किए हुए को क्या ध्रुव स्वामिनी स्वयं नहीं देखेगी। तो चंद्रगुप्त भी हाँ कर लेता है और वो चलने को तैयार होते हैं। इसी के साथ ही प्रथम दृश्य समाप्त हो गया था। आज हम द्वितीय दृश्य से यह नाटक आरंभ करेंगे। तो द्वितीय दृश्य और इसमें रंगमंच की कैसे सजा की गई है, आइए देखते हैं। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान मतलब खुली जगह है और उसके चारों ओर सुनहरे मीनाकारी किए हुए खंभे हैं। बीच में दो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन। बीच के दो खंभे खुले हुए हैं। उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में दो चार पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। कोमा प्रवेश करती है, ये नई पात्रा है। धीरे धीरे चलती पौधों को देखती हुई इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मिलनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी दो मंच रख देने का कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं।
तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है। अब ये कोमा स्वयं से बात कर रही है और ये गाना गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कहे तू पथिक कहाँ से आया। तो इसमें ये जो जीवन है उसकी एक अवस्था, यौवन अवस्था को संबोधित करती हुई कोमा गाती है कि यौवन तेरी चंचलता है, उसमें बैठकर घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। कि जो तू नशा लेकर आया है मैं भी उसका पान करूं। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। तो ये गाना कोमा गाती है। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है। शकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। शकराज खिंगिल अभी नहीं आया। ये शक जो जाति है उनके शिविर का दृश्य है और उनका जो राजा है शकराज वो कहता है खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया। नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर कोमा, अरे कोमा, यानी शकराज कहता है कि इनका जो गुप्तचर है या जो भी सैनिक है खिंगिल है वो अभी नहीं आया। तो ये यदि वे अंधे नहीं है, यहाँ पर ये गुप्त साम्राज्य के लिए कह रहा है कि क्या वो अंधे नहीं है, अपने सिर पर खड़ी विपत्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रही जो अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। और फिर वो सोचता है भी विपत्ति केवल उन्हीं पर नहीं है, हमें भी इसमें रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। तो उसका मन भी बहुत व्यथित हो रहा है। वो सोचता है कि बैठ जाऊं, इस एकांत में बैठूं, मेरे मन को संभाल लूं। इतने में ही उसे कोमा की आहट सुनाई देती है तो वो उसे पुकारता है, कोमा, अरे कोमा। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है। शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो। कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब। शकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं। मुझे उससे अलग देखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है। मुझे उससे कुछ अलग रखने से क्या वह परिस्थिति सरल हो रही है। शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था। कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर
इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। शक्रराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो अच्छा नहीं है। शक्रराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहाँ खड़ी हो, मेरे पास आओ। पाषाणी प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति की तरह वहाँ क्या खड़ी हो, इधर आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। शक्रराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रखकर चली जाती है। शक्रराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगिल का प्रवेश। शक्रराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगिल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना होगा, या तो अपने प्राण दे अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। जिसका इंतजार कर रहा था खिंगिल का, वो आ चुका है और वो कहता है कि मैंने उनको समझा दिया है कि आपको दो बातों में से एक करनी होगी, या तो आप युद्ध करके अपने प्राण दें, या हमने जो संधि का प्रस्ताव भेजा है, कौन सा, ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप देने का, उसको स्वीकार कर लें। शक्रराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए? खिंगिल, दूसरा उपाय क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह इनके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुए। शक्रराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगिल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शक्रराज प्रसन्नता से खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। शक्रराज, खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगिल, वो तो साथ ही आएंगी। अब ये प्रसन्न हो रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ध्रुव स्वामिनी और उनके साथ शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां आएंगी। यहाँ आज इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।